आप किस तरीके से आप जो है अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आपको अपनी मिस्टेक्स फाइंड करनी होंगी। ठीक है, कि आपकी जो मिस्टेक है ना वो किस टाइप की है। जैसे आपने 5 मॉक दिए, ठीक है, चलो 3 ही मॉक दिए, मैं 3 ही की बात कर रहा हूं, आपने लास्ट 3 मॉक दिए। इसमें ना आपको अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करना होगा कि भाई मेरी मिस्टेक किस तरीके से है। क्या मेरी मिस्टेक फैक्चुअल बेसिस पे है, क्या मैं कोई फैक्ट मिस कर रहा हूं, या मेरी कोई मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है, या मेरी कोई सिली मिस्टेक है। फैक्चुअल मिस्टेक का बेसिक मतलब यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब आप ये नाम भूल गए हो, ये फैक्चुअल मिस्टेक है। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर इट। देखो फैक्ट ऐसी चीज होती है ना कि बहुत सारे एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स याद करना मुश्किल है ना। अब प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा तब तो बता ही देना, पर कोई ऐसा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है करंट अफेयर्स के अंदर, या कोई मीनिंग आपसे सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, आरसी के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया, तो ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर दो अगर गलत हो रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप, अपनी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। बट जो कॉन्सेप्चुअल एंड सिली मिस्टेक वाला पोर्शन है ना, अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको इसके ऊपर वर्क करना है। अब पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का बेसिक मतलब ये कि कोई क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हो रहा था आपने गलत कर दिया। जैसे कि सीआर में कोई कॉन्सेप्ट है, अब आपने वो नहीं लगाया ढंग से और आपका क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बना। क्वांट का कोई सेक्शन था, उसमें आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। करंट अफेयर में दिमाग लगाना था, थोड़ा सोचना था, आपने नहीं सोचा, वो गलत हो गया। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स कैसे होती हैं, जैसे आप मॉक दे रहे हो, घबरा गए, पेपर में आप परेशान हो गए, हेजिटेट कर गए, तो वहां पे आप सिली मिस्टेक कर जाते हो। तो सिली मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो ये भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पे आपको काम करना होगा। सिली मिस्टेक्स दूर करने के तरीके यही हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट पे मॉक टेस्ट दो, गेट बंद करके आराम से अकेले में। अगर कोई आपके आसपास दोस्त रहते हैं तो उनके साथ ग्रुप में आ जाओ, इकट्ठा होकर मॉक दो। अगर कोचिंग में हो, कुछ फ्रेंड्स बने हुए हैं, घर से पेपर दे रहे हो, तो एक गूगल मीट के थ्रू कर लो, जिससे एक दूसरे का फेस दिखता रहे। तो दीज थिंग्स कैन इंप्रूव इन सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स होने का बस एक ही तो रीजन है, पैनिक करना, बहुत जल्दी में बढ़े जाना, इस तरीके की चीजों पे करना। ठीक है, तो ये आपको दूर करने हैं। अब एक और एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, अभी हम इस पे बात करेंगे इन तीनों टॉपिक्स पे, लेकिन उससे पहले जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके भी ना बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं और उसकी वजह से भी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चे गलत कराते हैं। जैसे क्या होता है कि दिमाग में रहता है कि यार उस टॉपर ने तो बोला था कि 85 नंबर का अटेम्प्ट, मतलब मिनिमम 85 करना होगा, तभी 120 नंबर्स में से सिलेक्शन होगा। अब आपको क्वेश्चन आ ही रहे हैं 65, आपने 85 कर दिए, नेगेटिव ज्यादा करके आ गए, सब चौपट हो गया। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे डिसाइड करोगे? देखो यार, आप जब पेपर देने जाओगे ना तो नौसिखिया दौड़ो, बात समझ रहे हो? आप जब पेपर देने जाओगे तो ऐसा थोड़ा कि बस उठे उस दिन पेपर देने चले गए। भाई आपने उस एग्जाम्स के लिए कोई तैयारी करी है, कुछ नहीं तो 20-22 मॉक्स दिए होंगे मिनिमम बता रहा हूं। आपको पता है पेपर टफ कौन सा होता है, इजी कौन सा होता है। आप जब पेपर देखोगे ना, आपको सबसे पहली चीज ये फील करनी होगी कि पेपर कैसा है, इज इट इजी, इज इट हार्ड, इज इट लेंदी, क्या है ये। और अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे अटेम्प्ट करने। बट अगर नहीं बनते तब भी इतना भी नहीं छोड़ के आ जाना है कि भाई सिलेक्शन ही 40 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, नहीं ना, 70-75 तो मिनिमम करना है। तो आपको उस पेपर के हिसाब से सोचना है कि अगर पेपर इज इजी, ठीक है यार मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा। पेपर अगर टफ है ना तो कट ऑफ भी तो कम हो। ये यू नीड टू फाइंड आउट। और ये कैसे फाइंड करोगे? विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? आप जितने मॉक, नंबर ऑफ मॉक्स दोगे। क्रिकेट का मैच है, ठीक है, कोई पिच टर्न करती है, कोई पिच टर्न नहीं करती है, ठीक है। अब जो पिच टर्न करती है, आप देखना कि वहां पे बैट्समैन थोड़ा आराम से खेलता है। वहां रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का नहीं मारेगा, पिच डिफिकल्ट होगी, पिच सपाट होगी, इजी होगी, मारेगा ना। तो रन का टारगेट कितने का डिसाइड करता है? जब रोहित शर्मा, विराट कोहली उतरते होंगे तो ऐसा थोड़ा कि घर से डिसाइड करके आते हैं इतना बनाएंगे। वो पिच जिस तरीके से उन्होंने पढ़ी है, तो जिस तरीके से वो पिच चलती है, पिच मतलब वो ग्राउंड, अगर टर्निंग पिच हुआ, बॉलर फेवर पिच हुआ, तो अगर उन्होंने दिमाग में बैठाए थे कि 350 रन मारने हैं, उसको कम करेंगे यार, 280-290 भी हम टारगेट को डिफेंड कर लेंगे। तो ये आपको पेपर के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी लोग रीड करिए एक बार, मैं भी आपके साथ रीड करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट, यहां पे टर्म लिखी हुई है क्यूबिट, इज मेंशन्ड, ठीक है। अब काफी सारे लोग जो हैं, क्यूबिट न्यूज में था तो इस चक्कर में सोचेंगे हमने करंट अफेयर्स की तैयारी तो पढ़ी तो थी, लेकिन हमने हमारी मैगजीन्स में या हमारे टीचर्स ने हमें नहीं पढ़ाया, मतलब हमें ये नहीं आता है। आप गलती क्या करोगे? आप इसको एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन समझ लोगे। बट ऐसा थोड़ा कि करंट अफेयर में हर कुछ फैक्ट बेस्ड है, नहीं ना यार, यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? ध्यान से सुनना। शब्द क्या लिखा हुआ है? क्यू प्लस बिट। ये बहुत सिंपल सी बात है कि बिट हो गया, बाइट्स हो गया, दीज आर यूनिट्स टू
कैलकुलेट द साइज ऑफ कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर का स्पेस, जैसे इतने बाइट से इतना बिट है। कितनी बार हमने बचपन से सुना है, कितनी बार हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। तो अब आपको क्यूबिट क्यों नहीं भी पता है, तो बिट तो पता है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब यहां पे देखो ऑप्शन दिखना शुरू करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं, क्लाउड सर्विस नहीं। अरे ये तो क्वांटम कंप्यूटिंग लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग क्यू से क्वांटम, बिल्कुल सिंपल था। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर में जो आपने पढ़ा है ना सब कुछ वही आने वाला है। आपने जो पढ़ा है उसका नॉलेज का यूज करके आपको आंसर लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे निकल के आ जाएंगे जो आपने एग्जाम के लिए पढ़े भी नहीं होंगे। आपको पहले की आपकी जो नॉलेज होगी आज से लेकर 12th तक, जो आपने पढ़ाई करी है बचपन से लेकर 12th तक, उसका भी यूज हो जाता है। जैसे मैं याद करता हूं जब मैंने क्लैट पीजी क्रैक किया था आज से 2.5 साल पहले, उस समय देयर वाज अ क्वेश्चन कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं। अब कुछ इंसान, काफी सारे लोगों को जिनको मैं जानता था, उन्होंने इसको ना टैक्स लॉ का टॉपिक बना दिया कि यार टैक्स लॉ में था, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हम तो गलत करके आ गए। बट इट वाज नॉट अ टैक्स लॉ क्वेश्चन डायरेक्टली। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, हमने कितनी बार सेस के बारे में पढ़ा है, शुगर सेस, ये सेस वो सेस। लगाओ ना, कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर निकल के आएगा। सेस बोलते हैं। तो ये वाली चीज जो होती है ना, ये आपको रिकॉग्नाइज करनी है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ठीक, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ उसी के पास है, सिर्फ लोकसभा के पास ही है। तो पहले तो टर्म बहुत ज्यादा ही वो है कि सिर्फ लोकसभा के पास है, ऐसी पावर ढूंढनी है, ठीक है। एक एक देखते हैं। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर क्यों लोकसभा के पास कैसे हो सकती है, राज्यसभा भी तो है, दोनों ही इक्वल है हमारे देश में। तो पहली चीज तो ये यही गलत हो गया, कॉन्सेप्ट कैसे लगना है। इसके बाद तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अरे यार सिर्फ लोकसभा इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर कर सकती है, राज्यसभा भी करनी चाहिए। तो बचा ना, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है ये समझना होगा। और हर चीज में फैक्ट बेस नहीं होता, और जहां फैक्ट बेस होता है वहां आप इग्नोर कर सकते हो। गलत हो रहा है फैक्ट बेस, उसका कुछ उपाय नहीं है, आप अपना रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। अगर कुछ आएगा ठीक है, नहीं आया नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सिली मिस्टेक्स का बेसिकली रीजन होता है फोकस नहीं होना। फोकस 2-3 चीजों से हिलता है। एक तो आप जो थोड़े से बहुत ही 10-20 चीजों के बारे में सोचते रहते हो, तो मेडिटेशन आप कर सकते हो, उससे मेडिटेशन से काफी हेल्प मिलती है। मेडिटेशन बोल रहा हूँ, मेडिटेशन। बट अगर नहीं भी करते हो तो आप अगर स्पोर्ट्स या ये सब भी खेलते थे तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है फोकस करने में। लेकिन ये सब भी नहीं करते हो, अब तो टाइम भी नहीं है, आप मॉक दो, एग्जाम लाइक कंडीशन में मॉक दो, आपका फोकस डालने की हैबिट जो है वो बढ़ेगी। एंड लास्ट में एक मेथड का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है एसटीएन मेथड। ये आपके मानवीय सर का मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट, टॉपिक, नेचर ऑफ मिस्टेक। आपको ना अपने मॉक के अंदर इन 3 चीजों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहली चीज, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा गलती हो रही है। अगर आपको देखो, बहुत ही सिंपल बात ये कही गई है, बड़े बड़े लोगों ने कही गई है, जब तक आपको अपनी गलती का पता ही नहीं होगा तो आप उसको रेटिफाई कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको वो सब्जेक्ट ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा गलती कर रहे हो। फिर आप उस सब्जेक्ट में देखो किस टॉपिक में ज्यादा गलती हो रही है, सीआर के किस टाइप के पैसेज में ज्यादा गलतियां हो रही है, फिक्शनल पैसेजेस में हो रही है या कुछ और पैसेजेस में हो रही है, लीगल में किस टाइप के पैसेजेस में हो रही है, कॉन्सेप्ट वाले जैसे टॉट, आईपीसी, कॉन्टेंट वाले पैसेजेस, या फिर जो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। आपको इस तरीके से ढूंढना होगा करंट अफेयर में किस टॉपिक में मेरी ज्यादा लैक हो रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रही है या इंडिया वाले टॉपिक्स में हो रही है या पॉलिटी सेक्शन में हो रही है, लीगल करंट अफेयर्स में हो रही है, कहां हो रही है। तो ये आपको फाइंड करना होगा। और नेचर ऑफ मिस्टेक्स भी ढूंढनी होगी कि नेचर ऑफ मिस्टेक्स देखना, आप जब पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे कोचिंग में एक स्टूडेंट है नंदिनी, शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड अच्छा कर रही है, मॉक में भी अच्छा करती है। लेकिन हो क्या रहा है उसके साथ, जैसे कुछ समय पहले तक हो रहा था कि शी वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग द सेम मिस्टेक इन क्रिटिकल रीजनिंग, कि भाई वो उसका एक थॉट प्रोसेस था, वो उसके हिसाब से आंसर लगाती थी और वो वही करे जा रही थी। ठीक है, वो मिस्टेक वो मतलब आप मान लो 4-5 मॉक्स में कर रही थी, बाकी सेक्शन में बहुत अच्छे आ रहे थे, सीआर में नहीं आ रहे थे। बट व्हेन वी एनालिसिस, जब उसने मुझे बताया, मैंने भी उससे बात करी और उसने खुद भी अपनी मेहनत करी, तो उसको जब ये रियलाइज हुआ कि सीआर में ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हो रही हैं सारी चीजें, तो लास्ट मॉक शी स्कोर्ड अराउंड 19 मार्क्स आउट ऑफ 120। तो मेरा ही कहने का मतलब है, और ये मार्क्स कम भी हो सकते हैं आगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करी, कुछ समझ में आया तो एक मॉक में असर दिखा। कहने का मतलब ये है कि यू शुड फाइंड आउट कि किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है, किस टॉपिक में हो रही है, और नेचर क्या है, क्या मिस्टेक्स में कर रही हूं, क्या वो सिली मिस्टेक है, क्या वो फैक्ट मिस्टेक है, या वो कॉन्सेप्ट मिस्टेक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो इट गोना हेल्प यू अलॉट। अब एक और क्वेश्चन है, कितने कोचिंग्स के मॉक दें, तो मेरा इसका सिंपल जवाब है 2। देखो, एक आप लोग जिस कोचिंग में इनरोल्ड हो आप उसका दो, जैसे क्लैट पॉइंट के बच्चे हैं क्लैट पॉइंट का दें, और एक आप अपने हिसाब से दूसरा चुन सकते हो।
या अगर आप किसी और कोचिंग के हो, आप एक्स कोचिंग के हो, तो आप एक्स कोचिंग का दो, प्लस आप एक किसी और कोचिंग को चुन लो। ये मत करना कि टेलीग्राम पे 50 मॉक्स आ रहे हैं अलग अलग कोचिंग के, आप सब दे रहे हो। मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। एक लड़का था, उसका नाम था रोहित, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, सिर्फ क्लैट पॉइंट नहीं, देयर इज ए कोचिंग एक्स नाम की कोचिंग, उसके मॉक्स में भी उसके हमेशा 90 प्लस, 100 प्लस, 105 प्लस मॉक्स में आते थे। एग्जाम से एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले उसके एक दोस्त ने कहा कि यार तू बहुत छोटे छोटे, मतलब ये सब इजी पीजी वाले पेपर्स हैं, तो इस एग्जाम इस पर्टिकुलर कोचिंग का देके देख, तेरे बड़े नंबर आएंगे, यहाँ पे देखता हूं तेरे कितने आते हैं। उसने चैलेंज के चक्कर में दे दिया मॉक, और वो जो कोचिंग थी ना, वो इतने खतरनाक मॉक्स बनाती थी, खतरनाक मतलब वो आपके लिए अच्छे नहीं है एज ए स्टूडेंट ना, वो आप लोगों के लिए अच्छे नहीं है। इट जस्ट कि फॉर शो ऑफ दे आर मेकिंग कि भाई कुछ भी डाल रहे हैं, मैथ्स में कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। करंट क्लैट का है 500 वर्ड्स देंगे, 450 वर्ड देंगे, वो 800 वर्ड्स का पैसेज बना रहे हैं जस्ट टू बस अपना दिखाने के लिए डोमिनेंस की भैया हम हैं। उस बच्चे ने वो मॉक दे दिया, उस बच्चे के मॉक्स में नंबर नहीं आए, कुछ नहीं तो 30, 35, 40 नंबर पेपर में कम हो गए। He didn't attempt the paper, क्लैट का पेपर ही मिस कर दिया अगले ने। मेरे कहने का मतलब ये, और ऐसा नहीं था कि वो पेपर अगर क्लैट का देता सिलेक्शन नहीं होता भाई, पेपर तो ऐसा आया ना जो उसने बाकी सारे मॉक्स दिए हैं, एक मॉक गलत दे दिया, उससे गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज चूज योर सोर्स वाइसली, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि सर डर बहुत लग रहा है, डर बहुत है। तो एक चीज मैं आपको ना इस पे एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त था वरुण, कॉलेज में हम दोनों फ्लैटमेट्स थे। तो वो ना एग्जाम में, मतलब उसको, वो पढ़ाई नहीं करता था, उसे काफी सारे बैक्स आती थी एग्जाम्स के अंदर। तो एक दिन मैं देखा कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले जो है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वो जो है अपनी बोतल लेके बैठा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुझे डर नहीं लगता क्या कि पेपर है, फेल हो जाएगा ऐसा वैसा। तो व्हाट ही टोल्ड मी कि यार मुझे डर नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि मुझे डर लगे तो मैं पढ़ाई करूं, बट मुझे एक्चुअल में डर ही नहीं लगता। मतलब आप लोगों के लिए मैं कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर आपको डर लग रहा है ना, ये अच्छी चीज, और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा बेटा, सबके साथ हो रहा है। जितने भी बच्चे जो सीरियस होंगे इस एग्जाम के लिए ना, सबको डर होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा ही होगा। नहीं जिनको है ना, उनको सोचना चाहिए कि यार मुझे फियर ऑफ फेलियर क्यों नहीं है। बात समझ रहे हो? डर इज अ गुड थिंग, और इंसान ना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल भी डर में ही दे पाता है। बस ये कि उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत एंजाइटी और ये जो फीलिंग है ना नॉर्मल है, और ये एग्जाम के साथ आप सीख रहे हो, सीखोगे, आगे भी सीखोगे, लाइफ भर सीखोगे। तो कहने का मतलब यह है कि डोंट बी लाइक वरुण, ऑल्दो ही इज माय गुड फ्रेंड टिल नाउ, बट वो डर वाली चीज जो है ना, वो उसकी पॉइंट सही थी कि उसको डर नहीं था इसलिए वो नहीं कर रहा था। हम लोगों को डर था तो हम पढ़ लेते थे एग्जाम से एक दिन पहले कि फेल हो जाएंगे। तो वही आप लोगों के लिए भी डर है, इट्स अ गुड थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, don't forget to like, share, subscribe the channel, and also you can visit our application for CLAT UG crash course as well as mocks. Thank you so much. Jai Hind.